हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर में सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दिया था। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करेंगे और साथ ही आप लोगों के कंसेप्ट्स को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, बिकॉज कई सारी चीज़ें आप लोग नहीं जानते रहोगे इसमें। सो देखते हैं, पूरे क्वेश्चन नंबर 25 तक है, बट इसमें कई सारे क्वेश्चन रिड्यूस्ड है, तो हम लोग रिड्यूस वाले क्वेश्चन को शांति से इग्नोर करेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम सेट 3 शुरू करते हैं। कई क्वेश्चंस को स्किप भी मारूंगा जो सिमिलर रहेंगे, ठीक है। सो बी रेडी। प्रॉब्लम सेट में देखो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट, बिकॉज इस प्रॉब्लम सेट से एमसीक्यू आना फिक्स है। जैसे बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, इसमें बोला है एंगल ACB, क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ चलो आगे कराता हूँ, उसको छोड़ो। पहले क्वेश्चन है बोला दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे। क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एक्सटर्नली टच कर रहे या इंटरनली टच कर रहे, बट बस बोला है टच कर रहे। तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? तो भाई एक का रेडियस है 5.5, एक का रेडियस है 3.3, तो मतलब ये दोनों अगर एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली दोनों का सम हो जाएगा, दैट इज 8.8, और इंटरनली टच कर रहे होंगे तो ये 2.2 हो जाएगा। तो हमें बोला ही नहीं है ना इंटरनली टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो हम लोग दोनों लिख देंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला है एक सर्कल है जो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे के सेंटर पे, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे के सेंटर पे, और जो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। आई थिंक इसको मैंने थोड़ा सा एनिमेशन से बताया था पिछले सर्कल के वन शॉट में, या फिर प्रॉब्लम सेट के वीडियो में जो मैंने पुराने बनाए थे। तो अगर वो मेरे पास है तो मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो अगर ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर है सपोज O, तो जो दूसरा सर्कल है ना वो इसके सेंटर से पास हो रहा है ऐसे। तो ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे और ये वाले सर्कल का तो सेंटर यहाँ पे है ही है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर यहाँ पे, ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हर एक सर्कल का रेडियस क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, ये पहला सर्कल ये दूसरा सर्कल, ध्यान से देखो, अगर मैं इस सर्कल को गायब कर दूं, इमेजिन हुआ, तो ये 12 सेंटीमीटर है क्या? ये 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस ही तो है, इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन था, क्लिप होगी तो मैंने ऐड की होगी, ठीक है। अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, रट लो इसको, रोम्बस होता है वो, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर सर्कल हर एक साइड टच करता है सो इट कैन बी ओनली रोम्बस, नाइदर पैरेललोग्राम नॉर स्क्वायर, ठीक है, नॉर रेक्टेंगल। अब इसमें बोले लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इज 12.5 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर, ठीक है। देखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन विच इज एट अ डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर। क्या बोला है भाई, ये देखते हैं क्या बोला है। ये सर्कल है, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, कितने डिस्टेंस दूर से? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया, लेट्स से वो पॉइंट यहाँ पे है, जो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? 12.5 सेंटीमीटर है सेंटर से, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है? 12.5 सेंटीमीटर है। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट है वो 12 सेंटीमीटर, इस बात का ध्यान रखना, ये है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट 12.5 सेंटीमीटर, मतलब जो पॉइंट है वो 12.5 सेंटीमीटर दूर है। और फिर बोला है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, इसका मतलब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है 12। तो यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो 12.5 के स्क्वायर में आप लोग 12 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 12.5 का स्क्वायर होता है आई थिंक 1225, 1625 ना, क्या पता, देखते हैं। सो 12.5 इंटू 12.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 2 1, 5 2 6 5 1, 15.625, 156.25 माइनस 144, इसको जब आप लोग माइनस करोगे तो 12.25 आएगा, और आपको पता नहीं है बट 12.25 का रूट होता है 3.5, ठीक है। तो 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? 3.5 सेंटीमीटर इसका ये लेंथ हो गया। ये लेंथ बोले तो क्या? ये लेंथ बोले तो रेडियस, तो अगर रेडियस 3.5 है तो ऑब्वियसली डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट कितने बनाए जा सकते हैं? टेक्स्ट बुक में तो आपको आंसर 2 दिया है, बट कॉमन टेंजेंट कितने होते हैं? एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ से, तो 3 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कॉमन टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट जो दोनों का टच करे, दोनों आर्क को टच करे और दोनों सर्कल का वो टेंजेंट हो। जैसे ये टेंजेंट इस सर्कल का भी है, इस सर्कल का भी है, ये टेंजेंट दोनों का है, ये टेंजेंट दोनों का है, दोनों को टच कर रहा है ना, तो 3 होता है इसका आंसर, ऑप्शन 3।
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बोर्ड एग्जाम में आया था और कई सारे लोगों ने इसका आंसर 130 लिखा था, जबकि इसका करेक्ट आंसर है 230। देखो कैसे, इसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना, मतलब कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं जो बिना डायग्राम बनाए बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर ठोकते हैं और डायरेक्ट गलत होता है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला एंगल ACB 65 डिग्री है और एंगल ACB इंस्क्राइब्ड हुआ है आर्क ACB में। ये सर्कल है, मान लेते कि एंगल ACB ऐसा है, ACB, ये एंगल ACB की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री है ना। तो क्वेश्चन में बोला मेजर आर्क ACB कितना होगा। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल होता है वो सामने वाले आर्क का आधा होता है, तो मतलब AB की वैल्यू कितनी होगी, 130 होगी, इसीलिए तो ये 65 है। तो सब लोगों ने 130 लिख दिया, भाई 130 मेजर आर्क AB की वैल्यू है। हमसे क्वेश्चन में मेजर आर्क ACB पूछ रहा है, मतलब वो ये पूछ रहा है भाई। तो 360 में से 130 माइनस करो, कितना आएगा, 230, मतलब ACB कितना है, ACB 230 है, ठीक है। तो ये गलती मत करना आप लोग, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 रिड्यूस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो कई सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन गलत दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इसका गलत दिया है, वो लोग बोलेंगे इसका आंसर 108 होना चाहिए, जबकि ये गलत है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, ये बोला है। तो मुझे बताओ एंगल सी क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर एंगल ए क्या हो जाएगा। एंगल ए हो जाएगा 3/2 ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 1.5 ऑफ एंगल सी। और ए और सी कैसे अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी आना चाहिए 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है भाई, 1.5, तो 1.5 ऑफ एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, तो 2.5 ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी आ जाएगा 180/2.5, तो एंगल सी आ जाएगा 1800/25। अब जरा इसको काट दो, तो 25 6 जा होता है 150, 25 7 जा होता है 175 और 25 2 जा होता है 50, तो एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, तो आप लोग क्लियर हो गए, तो आपको आंसर आ जाएगा बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बोला है मेजर आर्क AB मेजर आर्क BC के इक्वल है और ये 120 डिग्री है। तो बताओ कौन से टाइप का ट्रायंगल है। स्केलियन ट्रायंगल मतलब जिसके कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, आइसोसेलेस मतलब जिसका दो साइड इक्वल हो, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो और कुछ नहीं, एक एंगल बस 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स इक्वल। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोले देखो, मेजर आर्क AB इक्वल टू मेजर आर्क BC है, पॉइंट ABC सर्कल पे है। तो ये सर्कल है हमारा, सर्कल पे लेट से पॉइंट A ये है, पॉइंट B ये है और पॉइंट C ये है। तो इसमें बोला है AB इक्वल टू BC है, मतलब जो ये वैल्यू है वो कितनी 120 डिग्री, और जो ये वैल्यू है ये भी कितनी है 120 डिग्री। तो बताओ ये 120 है, ये 120 है, टोटल 360 होता है सर्कल में, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल हमने बना लिया। तो ये 120 डिग्री है, इसके लिए ये एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसका आधा ये होगा, मतलब ये 60 डिग्री होगा। ये एक 120 डिग्री है, इसके लिए एंगल ए इंस्क्राइब्ड है, तो ये कितना होगा, इसका आधा होगा 60 डिग्री। वैसे ये भी इसका आधा होगा, ये भी 60 डिग्री। 60 60 60 किस में आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, XZ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, पॉइंट Y लाइज इंटीरियर, ठीक है। XZ डायमीटर है, तो भाई देखो ये आपका सर्कल है, XZ डायमीटर है और पॉइंट Y सर्कल के अंदर है। तो इसमें बोला इट इज नॉट पॉसिबल दैट XYZ इज एन एक्यूट एंगल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि XYZ जो है वो एक एक्यूट एंगल हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि इंटीरियर में है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे हो। अगर ये यहाँ पे हुआ तो देखो ये ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। दूसरे में बोला है XYZ कांट बी अ राइट एंगल, XYZ राइट एंगल हो सकता है क्या, XYZ कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री तभी होता है जब ये आर्क पे रहे। पॉइंट Y अगर आर्क पे रहेगा ना तो ये हमेशा 180 डिग्री होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों को ये थियरम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, अगर आप पेज नंबर, लेट मी टेल यू जस्ट वेट अ मोमेंट। Where's that theorem? अरे ये तो आई थिंक मिल नहीं रहा है मुझे यार, छोड़ो इसको, फालतू में टाइम जा रहा है। ठीक है, तो बताता हूँ आप, ठीक है। तो ये कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता, इतना आप लोग कंफर्म समझ लो। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब ऑप्शन 3 में बोला XYZ इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, तो भाई एक ही चीज हो सकती है, या तो XYZ एक्यूट हो सकता है या तो XYZ ऑब्ट्यूस हो सकता है। अगर ये एक्यूट है तो ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, अगर ये ऑब्ट्यूस है तो एक्यूट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन 3 भी करेक्ट है, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट मान लो या ऑप्शन ए करेक्ट मान लो।
फिर ऑप्शन 4 में बोलते हैं कांट मेक अ डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एक्स वाई जेड। ऑब्वियसली आप ना इसको एक्यूट बोल सकते हो ना ऑब्ट्यूज बोल सकते हो, राइट तो नहीं बोल सकते, बात अलग है, बट एक्यूट ऑब्ट्यूज भी तो नहीं बोल सकते, तो इसका मतलब फोर्थ भी करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे दूसरा और चौथा तो पक्का करेक्ट है, अगर पहला करेक्ट है तो दूसरा रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट है तो पहला रॉन्ग है, तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा चौथा या तो पहला राइट है तो दूसरा रॉन्ग है, दूसरा राइट है तो पहला रॉन्ग है, तो मतलब दूसरा चौथा एक और एक पहला या दूसरा, तो मतलब 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 आइडिया देता हूँ आपको खटाखट, अभी आपसे खटाखट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 बहुत ज़्यादा ईजी है, करते हैं, देखो खटाखट हो जाएगा अभी, ठीक है। 2 में बोला है कि यहाँ पे एक सर्कल है, चलो भाई सर्कल बना लो। सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ है L और ये पॉइंट है P, जिस पॉइंट पे ड्रॉ किया गया है ये पॉइंट है O। क्वेश्चन में बोलता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस कितना भाई, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में बोलता है कि डिस्टेंस OP कितना होगा, फिर पता करो। भाई डिस्टेंस OP तो इसका सर्कल है, तो डिस्टेंस OP तो इसका रेडियस है, तो डिस्टेंस OP इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन खत्म। अब बोलता है अगर डिस्टेंस OQ 8 सेंटीमीटर है तो OQ किधर, Q पॉइंट किधर होगा। अब देखो O यहाँ पे है तो Q कहाँ होगा, Q यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बट रेडियस इसका 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब OQ की लेंथ अगर 8 है तो वो 9 से ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकता, ठीक। Q बाहर कब होगा, जब उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी, मतलब 9 से ज़्यादा होगी, तुरंत वो सर्कल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि सर्कल की लेंथ कितनी है, सिर्फ 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितना, सिर्फ 9 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर Q यहाँ पे है तो भी 8 ही सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसका मतलब रेडियस से वो कम है, तो इसका मतलब Q जो है वो हमेशा किधर लाया करेगा, इंटीरियर में लाया करेगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो 4 मार्क्स में 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले अगर डिस्टेंस PQ 15 सेंटीमीटर है, PQ मतलब OQ यहाँ पे था ना, वैसे एक PQ बन गया, मैं जरा इसको रफ कर लेता हूँ, ये पॉइंट, हाँ। सो इसमें बोला डिस्टेंस PQ अगर 15 सेंटीमीटर है तो कितनी लोकेशंस हो सकती है पॉइंट R की लाइन L पे, ठीक है, और एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इसमें बोले PQ की लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर हो जाए तो पॉइंट R कहाँ से आ गया। अगर PQ की लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई, आई थिंक ये PO बोल रहा है, आई थिंक, ठीक है देखते हैं। तो देखो अगर PQ 15 सेंटीमीटर है तो वो कहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है। टेंजेंट पे बात करें तो वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर अगर हुआ तो, ठीक है। तो पॉइंट R कहाँ पे लाया करेगा, लाइन L पे, और कितना डिस्टेंस उसका होगा पॉइंट P से। अब पॉइंट R किधर से आ गया, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ हुआ है, देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट R कुछ नहीं है, यहाँ पे ये पॉइंट Q की ही चर्चा कर रहा था कि पॉइंट Q लाइन L पर कहाँ कहाँ आ सकता है। तो देखो P से Q एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, मतलब 2 लोकेशन पे आ सकता है। और क्वेश्चन में पूछा उसका डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, कहाँ से, सेंटर से लेके, है ना। तो अगर ये 9 है और ये 15 है तो सेंटर से लेके उसका डिस्टेंस कितना होगा, 15 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। अच्छा ये 15 बोला है, अच्छा ये 15 है, तो फिर ये लेंथ कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 15 का स्क्वायर 225, 81 उसमें माइनस करो 144, तो उसका आंसर आ जाएगा 12। तो PQ कितना हो सकता है, 12 हो सकता है, और Q कहाँ कहाँ हो सकता है, 2 जगह पे हो सकता है यार, या तो PQ ऐसा बन जाए या तो PQ ऐसा बन जाए, और कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब लोकेशन कितनी पॉसिबल है, 2। और फिर बोला अगर OQ 15 है, मतलब O से लेके Q कितना है, 15 है, तो ये 15 है और रेडियस 9 है, तो ऑब्वियसली PQ पाइथागोरस थ्योरम से 12 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी चिंदी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो समझने की देर है। पॉइंट M है और यहाँ पे पॉइंट L है, फिर यहाँ पे पॉइंट K है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है यार कि अगर MK 12 है और KL 6√3 है, MK 12 है और KL 6√3 है, तो पता करो रेडियस कितना होगा, मतलब ML पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब ये 12 क्या है, 12 हाइपोटेनस है। और मुझे एक बात बताओ, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होता है हाफ इंटू हाइपोटेनस, है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना भाई, 12 है, तो ये √3/2 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये 6√3 हो जाएगा। तो 6√3 है कौन, ये, तो इसका मतलब यही तो है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मतलब एंगल M कितना है, 60 डिग्री है। देयरफॉर एंगल M कितना हो गया, एंगल M 60 डिग्री हो गया, और एंगल K कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अब चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से भी आप ML निकाल सकते हो, 6 आएगा, या तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से भी निकाल सकते हो, ये 6 ही आएगा। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, और आपको पूछा है मेजर ऑफ एंगल K एंड M, तो निकाल तो दिया हमने, या एक क्वेश्चन किया दूसरा भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि प्रूफ करो कि क्वाड्रिलेटरल ABOC क्या है, स्क्वायर है। कर देते हैं भाई, देखो
ये टेंजेंट है, फिर ये भी टेंजेंट है, फिर यहाँ पे एक लाइन है पॉइंट ओ तक, फिर आपको बोला ए बी ओ सी, तो ए बी ओ सी पहले बनाना पड़ेगा। देखो ए बी ओ सी, तो ए बी ओ सी अगर आप बनाओगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले जो एंगल ए सी ओ है वो एंगल ए बी ओ के इक्वल होगा, और वो कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ये कैसे पता चला आपको, ये पता चला टेंजेंट थ्योरम से। क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक, अब ये पूरा क्या है, ये पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब जो दो साइड्स बचे हैं उनका सम भी कितना होगा, उनका सम भी होगा 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 180 होता है ना, ये 90 ये 90 180 हुआ, और ये जो दो बचे इनका भी 180 होगा। फिर यहाँ पे जो एंगल बी ओ सी है और जो एंगल ए ओ सी ए बी है, ये दोनों भी देखो यहाँ पे एंगल्स ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये कैसे पता चला हमें, हमने क्या किया, हमने ए ओ को बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो, ए ओ को हमने बाइसेक्टर प्रूफ कर दिया। तो अगर ए ओ बाइसेक्टर है तो बी ए ओ को और सी ए ओ को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इक्वल पार्ट में ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, और ये ए ओ जो है वो बी ओ सी को भी इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो सेम लाइन दोनों को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, तो दोनों एंगल सेम होंगे। तो इसका मतलब ये 90 आएगा, ये 90 आएगा। लिखेंगे कैसे वो बता दे। तो देखो एंगल से तो आप लोग कर ही सकते हो, बट इसका एक और इजी मेथड है। देखो क्या इजी मेथड है इसमें, सबसे पहले आप देखो जो साइड बी ओ है वो साइड ओ सी के इक्वल है। कैसे भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और जो साइड ए बी है वो साइड ए सी के इक्वल है। कैसे भाई, टेंजेंट सेगमेंट सेगमेंट थ्योरम है ना। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या कहते हैं कि एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए तो वो दो टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो मतलब ए बी ए सी के इक्वल है, बी ओ सी के इक्वल है। तो बस हमें अब ये प्रूफ करना है कि जो ओ सी है वो सी ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ये हम लोग इसको बाइसेक्टर बता के प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लोग ए ओ को प्रूफ कर देते कि ये बाइसेक्टर है, तो अगर ए ओ हम लोगों का बाइसेक्टर है तो इसका मतलब जो एंगल सी ओ ए है वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के। कॉमन बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो इसका मतलब जो साइड ओ ए सी है वो इक्वल हो जाएगा साइड ओ सी के। बाइसेक्टर कैसे प्रूफ करोगे, 3.1 में हमने एक किया था, वैसे प्रूफ करोगे। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे और फिर उसके बाद आप लोग प्रूफ कर सकते हो। ठीक, क्या प्रूफ कर दोगे, बाइसेक्टर। और जैसे ये बाइसेक्टर होगा वैसे ये एंगल इक्वल होगा, और जैसे एंगल इक्वल होगा तुरंत साइड इक्वल होगा। साइड कैसे इक्वल हो गया भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहता है अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होगा, या दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल होगा। तो फिर लास्टली आप बोल सकते हो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीओसी इज अ स्क्वायर। चिंदी क्वेश्चन था, कुछ भारी इसमें था नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में एक सर्कल सब्सक्राइब्ड है। ठीक है सरकमस्क्राइब बोले, मैं सब्सक्राइब बोलने जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट H है, यहाँ पे पॉइंट E है, यहाँ पे पॉइंट G है, यहाँ पे पॉइंट F है। EFGH टचिंग पॉइंट है, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। ठीक, अब इसमें बोला है अगर AE 4.5 है और EB 5.5 है, सो मुझे बताओ AD कितना होगा। AD पूछा है, यस। सो भाई देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क का आया तो आप लोग क्या लिखना, इफ अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब करवा ली बेइज्जती। ठीक है, तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है ना, तो उसका मतलब कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रोम्बस है। ये प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, देखो प्रॉब्लम सेट में लिखा भी है। If a circle touches all the sides of a parallelogram, then that parallelogram is a rhombus। ये स्टेटमेंट लिख दिया आपने। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लिख देना if quadrilateral ABCD is a rhombus, then AB equal to AD equal to DC equal to BC। चारों साइड इक्वल हो गई, और आपको पता है कि जो AB होगा वो होगा AE प्लस EB। तो AE है 4.5, EB है 5.5, मतलब हो गया 11, और ये 11 है तो ये भी 11 होगा, therefore AD equal to 11। 2 मार्क का है तो ऐसे करोगे, 3 मार्क का है तो आपको थोड़ा बहुत ठोकना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये एक पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये लिख दिया। अब इसके बाद ये अगर पैरेललोग्राम है तो AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा, और जो AD होगा वो BC के इक्वल होगा। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपको पता है कि ये जो AH है और जो AE है वो एक तरीके से टेंजेंट है। क्या ये टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से जो AE होगा वो AH के इक्वल होगा, तो AE इक्वल टू AH होगा। सेम टू सेम देखो D से 2 टेंजेंट गया, एक DH एक DG, ये दोनों भी इक्वल होगा। कैसे भाई, टेंजेंट है ना। फिर देखो CG और CF ये भी टेंजेंट है। फिर देखो BE और BF ये भी टेंजेंट है। क्या बात है, इतने सारे टेंजेंट।
सब इक्वल होंगे। इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, इसको दे दो 5, इसको दे दो 6। और प्रॉपर्टी में लिखो बाय टेंजेंट सेगमेंट थियरम, ये लिखा आपने। अब ऐड कर दो चारों को, एडिंग 3, 4, 5 एंड 6 ऐड किया आपने, चलो ऐड मार दो। तो AE प्लस DG प्लस CG प्लस BE इक्वल टू AH प्लस DH प्लस CF प्लस BF। अब जरा जोड़ के देखो क्या हो रहा है। AE प्लस DG कुछ नहीं हो रहा है, CG, अच्छा CG प्लस DG क्या हो जाएगा, CG प्लस DG हो जाएगा CD, तो ये हो गया देखो CD। और AE प्लस BE क्या हो जाएगा, AE प्लस BE हो जाएगा AB, तो ये हो गया AB, ठीक है। तो AB प्लस CD हो गया ये साइड। AH प्लस DH, AH प्लस DH क्या हो जाएगा AD, और CF प्लस BF, CF प्लस BF क्या हो जाएगा BC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। इतना समझा। तो हमने AB प्लस CD इक्वल टू कर दिया AD प्लस BC। अब क्या है, अभी देखो यहाँ पे जो AB प्लस CD है वो AD प्लस BC के इक्वल है, और जो AD है वो BC के इक्वल है, और जो AB है वो CD के इक्वल है, ठीक है। तो मतलब AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ, या तो मैं CD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। देयरफॉर AB प्लस AB इक्वल टू AD प्लस AD। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD। इसका मतलब जो AB है वो AD के इक्वल है। ये हो गया हमारा फ्रॉम 1 एंड कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से आपने क्या किया, BC की जगह AD लिख दिया, CD की जगह आपने AB लिख दिया, तो 2AB इक्वल टू 2AD हुआ, 2 कट गया तो AB इक्वल टू AD हुआ। इतना हुआ। इतना करने के बाद आपको पता चल गया कि जो AB है वो AD के इक्वल है, और जो AB है उसको मैं लिख सकता हूँ AE प्लस EB इज इक्वल टू AD। अब AE आपको पता है 4.5, EB आपको पता है 5.5, तो ये AD के इक्वल हो गया। देयरफॉर AD इक्वल टू हो गया 11 सेंटीमीटर। था नहीं था, तो ये यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इसका 2 मेथड है, या तो आप लोग 2 मार्क का है तो वैसा कर दो, डायरेक्टली लिख दो कि एक सर्कल अगर सारे पॉइंट्स को टच कर रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल का अगर सारा पॉइंट टच कर रहा है सर्कल, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, और रोम्बस है तो सारे साइड इक्वल होंगे, तो जो AB होगा वो CD के इक्वल होगा। आप डायरेक्टली ये स्टेप पे पहुंच जाओगे और फिर आंसर लिख देना, ठीक है। 3 मार्क का है तो ऐसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पॉइंट XYZ आप लोगों को यहाँ पे कोलिनियर दिख रहा होगा, तो ये कोलिनियर हो जाएगा। तो एंगल XZA जो है वो एंगल YZB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये, ठीक है। YZB बोलो या BZY बोलो। अब दोनों को ले लो आप लोग A, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करो। अब जो XA है वो XZ के इक्वल होगा, कैसे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो XZ अगर XA के इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से जो XAZ होगा वो XZA के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी हो गया हमारा A। सिमिलरली जो आपका YB है वो इक्वल टू YZ होगा, फिर से रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो जो एंगल BZY होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल ZBY के। BZY इक्वल टू ZBY हो जाएगा, इक्वल टू A कौन सा थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो 1 2 3 से हमें पता चल गया कि जो XAZ है वो आप लोगों का ZYB के इक्वल है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट से जो रेडियस है वो पैरेलल हो गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको देख लेना, आप लोग समझ जाओगे। 3.2 में था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा बस लॉजिकल है। सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, करने दो। ये रहा पॉइंट X इसका सेंटर, ये रहा पॉइंट Y इसका सेंटर, ये रहा X और ये रहा Y, ठीक है। अब ये रहा Z, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा Y, ये रहा X, ठीक है। इसमें आप लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रूफ करना है आपको कि AX जो है वो पैरेलल है BY के। बहुत ही ईजी है, देखो यार कुछ भारी नहीं है इसमें। आई डोंट नो आपको सर्कल क्यों हार्ड लगता है, बोरिंग लगे तो बात समझ में आती है, क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगता है, ठीक है, फिर भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। AX है पैरेलल BY के, तो यार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो कंस्ट्रक्शन हो गया, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल रेडी हो गया आपका, एक ट्रायंगल AXZ और एक ट्रायंगल BYZ, ठीक है। सो अब लिखो इन ट्रायंगल AXZ। इन ट्रायंगल AXZ आपको क्या दिख रहा है कि जो एंगल जो साइड AX है वो इक्वल है साइड XZ के। कैसे भाई, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये भी इसी सर्कल का रेडियस है, ये भी इसी सर्कल का रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल से ये इक्वल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से ZAX जो है वो AZX के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ZAX इक्वल टू हो जाएगा एंगल AZX, ठीक है। इसको ले लो, एंगल A ले लो या फिर X ले लो, यहाँ पे लिखो बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रायंगल
थियरम। अब बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लो, इसको दे दो 1, तो कैमरा स्टॉप हो गया था, डिवाइस ओवर हीट हो गई थी। देखो हमने क्या किया, ट्रायंगल बी वाई जेड में सेम कंसेप्ट लगाया और साइड बी वाई को इक्वल बताया साइड वाई जेड के, वाई बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल अब बी वाई वाई जेड के इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल जेड बी वाई इक्वल टू एंगल जेड बी वाई जेड, मतलब बी जेड वाई। जो एंगल जेड बी वाई होगा वो एंगल बी जेड वाई के इक्वल होगा, इक्वल टू ए ले लो, इसको ले लो इक्वेशन 2, और यहाँ पे भी लिखो बाय ईसो ट्रायंगल थ्योरम। ईसो ट्रायंगल थ्योरम मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जेड एक्स ए जेड एक्स के इक्वल है और ये इक्वल है ए के, और वही ए जेड एक्स यहाँ पे बी जेड वाई के इक्वल है। देखो ए जेड एक्स और बी जेड वाई एक ही एंगल है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। सो ए जेड एक्स और बी जेड वाई एक ही एंगल है ना, तो इसका मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो एंगल जेड ए एक्स है वो एंगल है इक्वल जेड बी वाई के, सही है ना। अगर ए जेड एक्स बी जेड वाई के इक्वल है, मतलब ए जेड एक्स बी जेड वाई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, तो जेड ए एक्स जेड बी वाई के इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 and 2। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जरा ध्यान से देखो, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल जेड ए एक्स एंगल जेड बी वाई आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore segment AX पैरेलल टू सेगमेंट, अब सेगमेंट बोला है जो भी बोला है पैरेलल, अच्छा सेगमेंट ही बोला है, तो ये हो गया प्रूव। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका एक 9th स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट लगेगा, अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था सर्कल, आई थिंक 6th चैप्टर ही था, ठीक है। सो उसमें कंसेप्ट था ऐसा, अब क्या पता आपने पढ़ा या नहीं। ये पॉइंट P, ये पॉइंट R, ये पॉइंट S, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट O और ये लाइन L, मतलब ये जो टेंजेंट है इसकी लेंथ है L। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉर्ड RS है वो टेंजेंट L के पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री का, तो इसका मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर है L पे और जो OP है वो परपेंडिकुलर है RS पे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोला अगर RS 12 है तो आप इस रेडियस का सर्कल पता करो, रेडियस तो है ही नहीं तो बना देते हैं, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे रेडियस बना दिया, रेडियस इज OS, ठीक है। तो हमने एक रेडियस बना दिया यहाँ पे, दैट इज OS। तो देखो एक थियरम होता है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, मतलब वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड्स को, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड है RS इसको इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगा OQ, तो इसका मतलब जो RQ होगा वो होगा हाफ ऑफ OS RS। देखो जो QS होगा, QS को ले लो, जो QS होगा वो होगा आधा किसका, RS का, इस पूरे का ये आधा होगा, तो इसका मतलब हाफ इंटू 12 होगा, इसका मतलब 6 होगा, तो ये 6 यूनिट्स हो गया। तो अगर ये 6 है और ये पूरा जो आपका RS है ये पूरा 12 है, तो आप लोगों को रेडियस कैसे मिलेगा, रेडियस निकालना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। अच्छा, जो QS है वो आपको 6 मिल गया, और कुछ बोला है देखो, पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट, अच्छा यार इसमें तो पहले ही बोल दिया था पॉइंट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP, OP जो रेडियस है इसका पॉइंट Q जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो QS हमें 6 मिल गया, तो यहाँ पे देखो कोई और लेंथ अगर हमें मिल जाए, देखो हमें QS मालूम है, अगर हमें OQ मिल जाए या PQ मिल जाए तो भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो RS हमें देखो 12 मालूम है, ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है यार अब क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, OS क्या है, रेडियस, OP क्या है, रेडियस, ठीक है। मतलब OS जो है वो OP के इक्वल होगा, इनको मान लेते हैं R के इक्वल, बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और कुछ हमने इनको मान लिया R के इक्वल, कोई बात नहीं। तो OQ कितना होगा, OQ को आपको बोल दिया कि Q जो है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब जो OQ होगा वो OP का आधा होगा, और OP तो R है, तो मतलब OQ की लेंथ होगी R, ठीक है। मतलब ये है R बाई 2, ये लेंथ है R, और आपको पता क्या करना है, आपको यही तो R पता करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया।
अगर ये r/2 है तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालो। ये ट्रायंगल कौन सा, ये ट्रायंगल है OQS, ये है 6, ये है r, ये है r/2। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो r² होगा वो r/2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो r² इक्वल टू r² होगा प्लस 36 होगा। 4 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 4r² इक्वल टू r² प्लस 108, 3r² हो जाएगा, r² यहाँ आएगा तो इक्वल टू हो जाएगा 108, तो r² हो जाएगा 36, तो r की वैल्यू हो जाएगी +-6, बट रेडियस माइनस होता नहीं है तो रेडियस की वैल्यू हो गई 6 यूनिट्स। खत्म, चिंदी क्वेश्चन था। खाली आपको बस इतना समझना था कि क्यों मिड पॉइंट दिया तो उसका यूज कैसे करना है, कर लिया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 10th वाला। वह लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती हो गई। 36 4 जा 144 होता है, तो 144 बाय जब आप 3 करोगे तो ये आएगा 48। ठीक है, और 48 का रूट लोगे तो 4√3 यूनिट्स आ जाएगा। तो रेडियस का सही आंसर ये है, उस आंसर को रॉन्ग कर दो। गलती ये की थी कि वहाँ पे 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसको मैंने 108 ले लिया, जबकि 36 3 जा 108 होता है, 36 4 जा नहीं, 36 4 जा इज 144। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट है और यहाँ पे पॉइंट ए है और ये उसका डायमीटर है, पता नहीं क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे है पॉइंट टी, यहाँ पे है पी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है क्यू, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसमें बोला है AP जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, जो BQ है वो PQ के परपेंडिकुलर है। मतलब ऑब्वियसली ये बोलना चाहते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। आपको प्रूफ करना है कि जो CP है वो CQ के इक्वल है, मतलब जो ये लाइन है वो इसके इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लोग दो ट्रायंगल ले लो, दोनों को इक्वल ले लो। ठीक है, पॉइंट टी को मिड पॉइंट बोला है क्या, पॉइंट टी को विच टचेस द सर्कल, खाली इतना बोला है, और जो ए बी है उसको डायमीटर बोला है, इतना बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम दो ट्रायंगल वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हमें दो ट्रायंगल चाहिए तो ये रहा। अब इन दो ट्रायंगल में आपको कुछ कॉन्ग्रेंट दिख रहा है, दो चीज़ मुझे दिख रही है। एक तो भाई कि ये दोनों 90 डिग्री है, और दूसरा जो CT है वो कॉमन साइड है। कोई एक और साइड अगर मुझे इक्वल मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। सो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि जो सेगमेंट AP है वो पैरेलल है सेगमेंट CT के, वो पैरेलल है सेगमेंट BQ के। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लगा सकते हो इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन 1.2 का कंसेप्ट, और उसके हिसाब से जो PT अपॉन TQ होगा वो इक्वल होगा AC अपॉन CB के। पर हम जो जानते हैं भाई AC जो है वो CB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। AB डायमीटर है भाई, तो ये दोनों क्या होंगे, रेडियाई होंगे ना, और वो भी सेम सर्कल के। तो ये दोनों अगर रेडियाई इक्वल है तो ये कट के 1 आ जाएगा। देयरफॉर PT अपॉन TQ की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PT की वैल्यू क्या आ गई, TQ आ गई। ठीक है, अब दो ट्रायंगल उठा लो, इसको दे दो 1। दो ट्रायंगल उठा लो, कौन से दो ट्रायंगल, CPT और CTQ। इन ट्रायंगल CPT एंड ट्रायंगल CQT, दो ट्रायंगल उठा लिया। अब इसमें एंगल CTP इक्वल है एंगल CTQ के, 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये प्रूफ किया है, देयरफॉर PT जो है वो कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट TQ के, ये आपने प्रूफ किया है फ्रॉम 1। और दूसरी चीज़ सेगमेंट CT का मैंने बोला था, तो सेगमेंट CT कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CT, ये हो गया कॉमन साइड। एक्चुअली आपको सर्कल इसीलिए हार्ड लगता है बिकॉज आपने 9th में कॉन्ग्रेंसी वगैरह पढ़ा नहीं। अगर कॉन्ग्रेंट वगैरह आपने पढ़ा होता 9th में, 3.5 में सिमिलर भी था, 3.4 3.3 ये सब आपने अगर पढ़ा होता तो आप लोगों को पता होता यार ये सब आ कहाँ से रहा है ना, तो आप लोगों को कंसेप्ट भी चमकता। देयरफॉर ट्रायंगल CPT कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल CQT के। ठीक है, और अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनकी बचे हुए एंगल, बचे हुए साइड्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, तो बचा CP और CQ। देयरफॉर सेगमेंट CP कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट CQ, यही तो हमें प्रूफ करना था, यही था ना। यहाँ पे लिखोगे CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें बोले ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर ईच सच दैट ईच सर्कल टचेस अदर 2 सर्कल। तो यार ये ऐसा बनाना है और कुछ नहीं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर का ये, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा, तो ये 6 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल वाला। 6 सेंटीमीटर ये, 6 ये, 6 ये। ठीक है, तो ऐसा बना लेना आप लोग, कुछ भारी नहीं है इसमें।
फिर बोला प्रूव एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। थ्योरेटिकल प्रूव है कि अगर किसी सर्कल पे हम लोग 3 पॉइंट ले ले तो वो कभी कोलिनियर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो कंसेप्ट समझ लो, बाकी आप लोग थ्योरेटिकल है तो पढ़ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। हम लोग मान लेते कि यार ये सर्कल पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। मान लेते कि पॉइंट ए बी सी हमारा कोलिनियर है। तो कोई भी पॉइंट अगर कोलिनियर होता है तो उस पर कितना भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, वो सारे परपेंडिकुलर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये सपोज हम लोगों का एक कॉर्ड है ना। अब इस कॉर्ड से अगर मैं बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा जाएगा। इस कॉर्ड से सी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो जा ही नहीं सकता है, मतलब कुछ ऐसा जाएगा और ए पे कुछ ऐसा जाएगा। तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, लिखोगे कि पॉइंट ए बी सी को हम लोग मान लेते हैं कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर है तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हर एक परपेंडिकुलर पैरेलल जाना चाहिए। बट व्हेन यू हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस दैट आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस द पॉइंट्स कैन नॉट बी कोलिनियर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मजेदार है क्योंकि इसमें वैल्यूज आपको पता करनी है और ये क्वेश्चन में भी आप लोगों को आ जाए। ठीक है, देखो पी क्यू आर और यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या फिर कुछ वैसा ही देख लेते हैं। ठीक है, और सेंटर पे कुछ और है, सेंटर यहाँ पे आपका ये रहा सेंटर यहाँ पे ये रहा क्यू एस टी ए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला क्या क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू एंड टी एस क्यू। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि टी ए क्यू और टी एस क्यू अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए टी एस क्यू क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए टी एस क्यू है साइक्लिक। तो इसका मतलब जो एंगल टी ए क्यू होगा प्लस जो एंगल टी एस क्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, या फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए तो टी एस इसमें आप लोगों को 65 डिग्री दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि टी क्यू एस कितना होगा। टी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, तो टी ए एस कितना है, 65 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, टी ए एस इक्वल टू ए एस क्यू। ये दोनों अगर पैरेलल है तो ठीक है, पैरेलल बोला है क्या, क्वेश्चन में नहीं बोला है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक थियरम होता है एक्सटीरियर एंगल थियरम करके, पीछे दिया हुआ है आई थिंक, जस्ट लेट मी चेक, वेट अ मोमेंट। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को थियरम दिया हुआ है, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ये आप लोगों को दिख रहा है, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। ठीक है, इस थियरम के हिसाब से जो आप लोगों का ये 65 डिग्री होगा वही इसका एंगल होगा 65 डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को मेजर आर्क टी एस पूछा हुआ है, तो टी एस कितना होगा, देखो टी एस मतलब ये, तो ये देखो इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया, 65 डिग्री क्या हो गया, टी एस के लिए इंस्क्राइब्ड एंगल हो गया, तो इसका डबल कर दो 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है एंगल ए क्यू पी कितना है, एंगल ए क्यू पी अगर 42 डिग्री है और एंगल एस क्यू आर अगर 58 डिग्री है तो मेजर एंगल ए टी एस पता करो। ए टी एस कितना होगा ये हमें पता करना है। अगर ए क्यू पी 42 है मतलब ए क्यू पी मतलब ये एंगल 42 डिग्री है, और एस क्यू आर मतलब ये एंगल 58 डिग्री है, तो भाई ये एंगल 58 डिग्री, वो एंगल 42 डिग्री, तो ए टी एस कितना होगा, यही हमारा क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो ये देखो ये 42 डिग्री है और ये एंगल अभी कॉन्ग्रेंट किसके निकला था। ठीक है, तो अगेन हम लोग सेम थियरम का यूज करेंगे, थियरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, या फिर इसको टेंजेंट एंड कॉर्ड भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखो जो ये एंगल होता है ना, ये एंगल होगा इसके इक्वल, इस वाले एंगल के, तो ये 42 है तो ये भी कितना होगा 42 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला कोने वाला एंगल लास्ट वाले कॉर्ड से जो बन रहा है ये 58 डिग्री वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा 58 डिग्री के। तो इसका मतलब जो एंगल ATS होगा वो दोनों का सम हो जाएगा, तो 42 प्लस 58 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। आई होप आपको ये नहीं समझ में आया होगा, बिकॉज ये कंसेप्ट थोड़ा सा भारी है। ठीक है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड का ये थोड़ा सा लॉजिकल होता है, तो अभी के लिए आप चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। समझ में आया क्या था इसमें जो ये वाला एंगल रहता है ना, ये कॉर्ड और इस टेंजेंट से जो मिलके बनता है वो इस वाले अपोजिट एंगल के इक्वल होता है इसके, ठीक, ये वाला इसके इक्वल होता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो उस तरीके से इसको आप लोग कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि ये कुछ ऐसा है, एम बना हुआ है, QPRS QPRSO, ठीक है।
क्वेश्चन में बोला अगर मेजर आर्क आर एस 80 डिग्री है, आर एस कितना है 80 डिग्री है, और एंगल पी ओ आर मतलब ये 70 डिग्री है, तो आप क्वेश्चन में बताओ, और कॉर्ड पी क्यू जो है वो कॉर्ड आर एस के इक्वल है, कॉर्ड पी क्यू जो है वो कॉर्ड आर एस के इक्वल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है पी आर कितना होगा, क्यू एस कितना होगा, मतलब ये पी आर कितना होगा। देखो ये ओ सेंट्रल एंगल है तो इसका मतलब पी आर कितना होगा 70 डिग्री, ठीक। फिर क्यू एस कितना होगा, तो देखो ये 70 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये दोनों अगर कॉर्ड इक्वल है, अगर कॉर्ड आर एस इक्वल है कॉर्ड पी क्यू के, तो ऑब्वियसली जो आर्क आर एस होगा वो इक्वल होगा आर्क पी क्यू के। तो ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, तो टोटल कितना हो गया 80 80 160 70 230। तो क्यू एस कितना हो जाएगा 360 माइनस 230, तो क्यू एस हो जाएगा 130 डिग्री, खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्यू एस आर कितना होगा, क्यू एस आर जोड़ लो ना, क्यू एस आर क्या होगा 180 130 प्लस 80 210। इजी था। अगला वाला क्वेश्चन रिड्यूस्ड है, इसमें बस आप लोगों को एंगल निकालने के लिए बोला है, तो एंगल निकाल सकते हो आप लोग। अपोजिट आर्क का सम करना और आधा कर देना, मतलब 44 प्लस 68 कितना होता है 112, उसका आधा कर दो 56 डिग्री। इसका पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरा तीसरा रिड्यूस्ड है। फिर 16वें में भी देखो पहले का आंसर आप निकाल सकते हो, आपको आता है। बड़े वाले आर्क को माइनस करो, एंगल आ जाएगा 54 माइनस 23 31। अब 31 का आधा कर दो 15.5 डिग्री, उसका एंगल आ जाएगा। इतना ही आएगा क्या, बहुत ज़्यादा कम नहीं हो गया? हाँ उतना ही आएगा। बाकी सेकंड थर्ड आपका रिड्यूस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक्टिविटी है। पहले में बोला एंगल ई एफ जी एंगल ए एफ जी एच के इक्वल होगा, तो अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, तो पहले वाले में आएगा अल्टरनेट एंगल। फिर जो ई एफ जी होगा वो आधा होगा किसका, हाँ एंगल ई एफ जी जो होगा वो आधा होगा मेजर आर्क ई जी का। ठीक, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम वो लिखा हुआ है। फिर एंगल जो एफ जी एच है वो आधा होगा मेजर आर्क एफ एच का। ठीक है, एफ एच का, इसको भी लिख दो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो ये दोनों एंगल, ये दोनों आधे आधे है, तो मेजर आर्क ई जी जो है वो मेजर आर्क जी एच के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल इक्वल है अल्टरनेट एंगल से। ई एफ जी, अब उसमें देख लो फिगर में, ई एफ जी एच के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब जो आर्क ई जी है वो इक्वल टू हो जाएगा आर्क एफ एच के। ठीक है, तो इसका मतलब कॉर्ड भी इक्वल हो जाएगा, तो कॉर्ड ई जी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा कॉर्ड एफ एच के। यहाँ पे रीजन लिख देना, ये क्वेश्चन IMP, यहाँ पे रीजन लिख देना, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड करेस्पॉन्ड टू कॉन्ग्रेंट आर्क। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में भी रिड्यूस्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 भी रिड्यूस्ड है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को बोला है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB दिस। हमें क्या करना है, हमें फिगर कंप्लीट करना है, मतलब एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB इंटरसेक्ट एट अ सर्कल एट पॉइंट D, प्रूव दैट सेगमेंट AD कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट BD। पहले में बोला सेगमेंट OD बनाओ, बना लिया। अब बोला है जो एंगल ACB होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल बोला है। तो एंगल कभी भी अगर सेमी सर्कल में इंस्क्राइब होता है तो उसका एंगल होता है 90 डिग्री, तो पहले वाले में आएगा 90 डिग्री। तो DCB कितना हो जाएगा, अगर ACB क्या है, ACB 90 डिग्री है तो DCB 45 डिग्री हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि CD बाइसेक्टर है। तो मेजर आर्क जो DB होगा, जो मेजर आर्क DB होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू एंगल DCB, क्योंकि आर्क से एंगल आधा होता है, तो जो आर्क होगा वो एंगल से डबल होगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से, तो वो डबल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल DOB क्या हो जाएगा, एंगल DOB क्या हो जाएगा, एंगल DOB सेंट्रल एंगल है, तो इसका मतलब अगर BD आपका 90 डिग्री है तो एंगल DOB भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, फिर सेगमेंट OA कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, फिर लाइन OD क्या हो जाएगा, लाइन OD क्या हो जाएगा, लाइन OD हो जाएगा रेडियस, नहीं AB का क्या है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। AB का क्या है, OD क्या है, OD AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो सेगमेंट AD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सेगमेंट BD के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका रिड्यूस्ड है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। 22 में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग है तो भी चलेगा। देखो PRQ प्लस PSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल को अगर ये वाले एंगल से हम लोग प्लस करें तो 180 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्स्ट्रक्शन करना है, आपको ये लाइन बनानी है। ठीक है, ये लाइन क्यों बनानी है, क्योंकि हम लोग इसमें यूज करेंगे द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट। कोई भी टेंजेंट सीकेंट के बीच में जो एंगल होता है उसकी बात करेंगे। तो वो थियरम क्या कहता है कि जो टेंजेंट में ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, दोनों कॉन्ग्रेंट होगा, और टेंजेंट में ये साइड ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, चलो हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट पी क्यू इज द टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एंगल आर पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी एस आर के। ठीक है, इसको दे दो नंबर 1 और यहाँ लिख दो एंगल सेकंड बोल रहा था, ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसका आला। हम लोग अभी तक देखते आए ये वाला थियरम। ठीक है, आगे बढ़ते, तो आर पी क्यू इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, क्यू कर रहा हूँ भी पता चलेगा, आर क्यू पी अब क्यू एस आर के कॉन्ग्रेंट होगा, तो आर क्यू पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू एस आर, इसको दे दो नंबर 2। इधर भी सेम फॉर्मूला लिखो। ठीक है, और इसके बाद फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चलेगा, अगर हम लोग ऐड कर दें 1 और 2 को। ठीक है, एडिंग 1 and 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसका इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो एंगल पी आर पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी एस आर प्लस एंगल क्यू एस आर। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 मिला है और ऑलरेडी वो लिख चुके हैं। अब देखो ध्यान से, आर पी क्यू और आर पी क्यू और आर क्यू पी, इसमें कुछ नहीं है। इधर देखो पी एस आर और आर पी एस, देखो पी एस आर ये, आर पी एस ये। ठीक है, तो अगर टोटल करें हम लोग तो ये पी एस क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से ये उसके इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, इसको दे दो नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे लिखो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। भाई एंगल एडिशन पोस्टुलेट लिखो या प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को ये ट्रायंगल का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल पी आर क्यू, अभी आंसर आ जाएगा। एंगल पी, इसको हम लोग बड़े वर्ड्स में लिखते हैं, मतलब 3 लेटर में, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और ये हम लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, बचपन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पी एस क्यू के इक्वल कौन है, पी एस क्यू के इक्वल है आर पी क्यू प्लस आर क्यू पी। तो आर पी क्यू प्लस आर क्यू पी, इन दोनों की जगह मैं इसको लिख दूंगा। ठीक है, तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख दो फ्रॉम 3। प्रूफ हो गया, बस यही तो करना था। इतनी चीजें याद रखो कि ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रेंट होगा, हो गया आंसर। बस लिख लीजिए इसको, फिर करते क्वेश्चन नंबर 23। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें प्रूव करना है दैट सेगमेंट एस क्यू पैरेलल टू सेगमेंट आर पी। तो क्वेश्चन रीड करिए, मैं भी रीड करता हूँ। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट M and N, sequence drawn through M and N intersect the circle at point RS। ये एक सीकेंट है, ड्रॉ किया गया है, तो R और S पे ये टच कर रहा है। ठीक है, और PQ को भी ये टच कर रहा है, और जो सर्कल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट M और पॉइंट N पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे और लाइन MN ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट MN। तो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव करना है कि हमें ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। तो हमारे पास 2 रास्ते, या तो इंटीरियर एंगल से दोनों को 90 बता दें, ठीक है, या तो दूसरा रास्ता है करस्पॉन्डिंग एंगल से पहले इसको इक्वल बता, फिर इसको, तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल करने के लिए हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, आपको जो पसंद आता है वो करिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको बताऊंगा कि एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जब तक एंगल को 90 डिग्री नहीं बताऊंगा तब तक मैं ये नहीं प्रूव कर सकता कि ये दोनों लाइन पैरेलल, सॉरी ये लाइन ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अगर मैंने इसको 180 डिग्री बता दिया, इसको 90 डिग्री बता दिया, तो ये RS जो है हम लोगों का RS ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, आइदर नॉट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले वही प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं। सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट MN को जब ड्रॉ करोगे तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PRMN एंड क्वाड्रिलेटरल QSMN आर साइक्लिक हो गए दोनों। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट में उसके, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। और देखिए एंगल PRM इज इक्वल टू एंगल MNQ, इसको दे दो नंबर 1, इसको दे दो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन द एडजेसेंट्स आर कॉन्ग्रेंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायरेक्ट लिख दो आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, एडजेसेंट अपोजिट ये सब बाद में लिख लेना। RPM MNQ के कॉन्ग्रेंट हो गया। सेम यहाँ भी करो, यहाँ क्या होगा QSM इक्वल होगा MNP के,
तो एंगल क्यू एस एम इज इक्वल टू एंगल एम एन पी। इसको दे दो नंबर 2, सेम प्रॉपर्टी कॉपी कर दो, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो अब दोनों को एडिंग जब करेंगे तो क्या होगा, एडिंग 1 and 2, तो एंगल आर पी एम प्लस एंगल क्यू एस एम इज इक्वल टू एंगल एम एन क्यू प्लस एंगल एम एन पी। अब ध्यान से देखो, एम एन क्यू मतलब ये वाला एंगल और एम एन पी मतलब ये वाला एंगल, ये तो एंगल इन लीनियर पेयर हो गया, और लीनियर पेयर में एंगल्स का सम करने पे कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये हो गया 180 डिग्री, और इसके इक्वल तो ये है, तो मतलब इसका भी मेजरमेंट कितना हो गया, 180 डिग्री। सॉरी ये पी आर एम है, ठीक है, मैंने वहां पी आर एम लिखा है, आरपीएम लिख दिया, पावर रेंजर आरपीएम। तो एंगल पी आर एम प्लस एंगल क्यू एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आइए अब पी आर एम मतलब ये वाला एंगल और क्यू एस एम ये वाला एंगल हम लोगों को 180 डिग्री मिल चुका है, समझे, हम लोगों का काम जस्ट हो चुका है। पी आर एम और क्यू एस एम, पी आर एम क्यू एस एम हम लोगों को मिल चुका है 180 डिग्री। तो हम लोग अभी इसको ट्रांसवर्सल बता देते, देयरफॉर सेगमेंट आर एस इज द ट्रांसवर्सल ऑफ द लाइन आर पी एंड क्यू एस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 180 डिग्री है, देयरफॉर लाइन क्या प्रूव करना है, सेगमेंट यहां पर भी तब डाल दीजिए, सेगमेंट, ठीक है, देयरफॉर सेगमेंट पी आर पैरेलल टू सेगमेंट क्यू एस बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। कौन सा एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। क्योंकि देखो हमें क्या प्रूव करना था, बहुत ही छोटा सा में हो सकता है आपको इस छोटे से सम में भी छोटा सा डाउट आ जाए। देखो सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एडजेसेंट एंगल मतलब ये और ये 180 इक्वल होते हैं, तो ये दोनों इक्वल बताया, फिर ये दोनों इक्वल बताया, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये शेप में बनता है, कैसे, ऐसा याद रखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा, ठीक है, देखो। तो उसके बाद ये दोनों इक्वल आ गया, फिर जब हम लोगों ने एडिंग किया तो इसका टोटल मिल रहा था 180 डिग्री, क्योंकि एंगल इन लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के लिए आपको पैरेलल लाइन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी लाइन ड्रॉ करो, इस पे आप लोग कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन के ऊपर लाइन, तो इस टोटल सम 180 डिग्री होगा। ये मैटर नहीं करता है कि इस लाइन में इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, बट दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, ये बात हमेशा कंफर्म है। तो 180 डिग्री लिख दिया, तो ये तो इसके इक्वल है। ये क्या है, ये तो हम लोगों का इंटीरियर एंगल का पेयर है, देयरफॉर एंगल पी आर एम एंड एंगल क्यू एस एम इज अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, देयरफॉर दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज इंटीरियर एंगल, देयरफॉर लाइन इज पैरेलल। इंटीरियर एंगल टेस्ट लिख लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो गाइस ये है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 जस्ट वाइस वर्सा है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसको कॉन्ग्रुएंट बता के हम लोगों ने प्रूव किया था, इसमें भी वही करना है। इसमें क्या बोला है, प्रूव करो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक। ए बी सी डी है कहाँ, पहले पता करो, ए बी सी डी साइक्लिक तो लग ही नहीं रहे भाई, क्वाड्रिलेटरल तो है ही नहीं इसमें, तो हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में ये देखो, ये जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये हम लोगों का एक एक ट्रायंगल बनेगा, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को टेंजेंट्स को जो है उसको कॉर्ड वाला जो थ्योरम है वो लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेगमेंट सी बी एंड सेगमेंट सी डी आर टेंजेंट्स, ठीक है, आर टेंजेंट, सेगमेंट लिखो या टेंजेंट्स लिखो, और फिर उसके बाद देयरफॉर एंगल बी ए ई विल बी इक्वल टू एंगल ई बी सी, और इसको दे दो नंबर 1, यहाँ लिख दो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल। फिर दूसरी बार हम लोग किसको लेंगे, दूसरी बार ई डी सी और ई ए डी को लेंगे, ठीक है। देयरफॉर एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, इसको दे दो नंबर 2, और यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी डाल दो। हम लोग अगर 1 2 को एडिंग करें तब क्या मिलेगा, देखो एडिंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा बी ए ई प्लस एंगल ई ए डी, डी ए ई और ई ए डी, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, बी ए डी हो जाएगा। और ये वाला देखो ई बी सी प्लस एंगल ई डी सी, ई बी सी ई डी सी, इधर कुछ नहीं होने वाला है, इधर कुछ हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 चलिए हो गया है।
तो BAE और EAD, BAE मतलब ये, EAD मतलब ये, पूरा टोटल हो जाएगा ये, मतलब BAD। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EBC प्लस एंगल EDC। इसको दे दो नंबर 3। हम लोग क्या करते हैं, ये BCD जो ट्रायंगल है ना, उसमें हम लोग लगाते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स। उससे क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का टोटल हो जाएगा 180 डिग्री, और ये दोनों 180 डिग्री हो गए, मतलब अपोजिट एंगल 180 डिग्री हो गए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ पे मैं प्रूव करता हूँ। इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब BCD देखो, BCD का हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट CBE और CBE CDE की जगह हम लोग लिख सकते हैं BAD। तो BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम 3 पे हम लोग ऑलरेडी एंगल एडिशन प्रॉपर्टी लगा चुके हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। चलिए ये हो गया आपका, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब अपोजिट एंगल से ये, तो यहाँ पे लिखो एंगल BCD एंड एंगल BAD आर अपोजिट एंगल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल therefore quadrilateral ABCD is a साइक्लिक प्रूफ करने के बाद यहाँ पे लिख दो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ सम ऑफ। ठीक है, इस तरीके से करना है, इसको लिख लीजिए। फिर करते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है वो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, बट आपको हो सकता है ये थोड़ा सा खतरनाक लगे, थोड़ा सा आपको टैकल कर सके, करना भी चाहिए, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। सबसे पहली बात, इसमें बच्चे पहले ही फेल हो जाएंगे, पहले वो कॉन्स्ट्रक्शन ही नहीं कर पाएंगे। हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे DFEO पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ठीक है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाना है, और फिर जो AEOF होगा ये हम लोगों का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल कहाँ, ये क्वाड्रिलेटरल हम लोगों का सर्कल पे है। क्वाड्रिलेटरल कहाँ, ये सर्कल में हम लोगों का ये क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको क्वाड्रिलेटरल बताएंगे, और फिर एंगल अपोजिट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रेंट होता है, आप लोग जानते ही हो, तो उससे कुछ एंगल्स को कॉन्ग्रेंट बताएंगे, फिर सम करेंगे। और हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो यही होती है यार, प्रूफ बताना हमेशा भूल जाता हूँ मैं। 90 डिग्री का है ये एंगल, 90 एंगल 90 एंगल 90 है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या होता है, ऑर्थो सेंटर मतलब किसी भी ट्राइंगल के जो अल्टीट्यूड्स होते हैं, अल्टीट्यूड्स मतलब जिनका जो परपेंडिकुलर वाली ऊपर वाली लाइन होती है, ये सेगमेंट, ये परपेंडिकुलर, तो ये इसको हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं इस लाइन को। तो वो तीनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, एक परपेंडिकुलर दूसरा तीसरा, तो वहां पे जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और इन सेंटर उसको बोलते हैं जहां पे उसके एंगल बाइसेक्टर्स मिलकर टकराते हैं। जैसे ये लाइन हो गई, इसके दो बाइसेक्टर अगर ये है, अगर ये बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, ये भी बाइसेक्टर है, तो अगर ये टकराता है, तीनों लोग एक साथ में मिलते हैं, तो वहां पे इन सेंटर बनता है। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखो। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हम लोगों का। ठीक है, सबसे पहले कॉन्स्ट्रक्शन लिख देते, कॉन्स्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट FD। असल में हम लोग अगर ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम लोगों को एंगल्स नहीं मिलेंगे, FE एंड ED। और इस वीडियो को आप लोग बार बार देखने से अच्छा है एक बार में जितना लिखा रहा हूँ पूरा लिख लो, और फिर बार बार रिवीजन करते रहो। एक बार में नहीं याद होने वाला, गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, इस बात की भी गारंटी दे सकता हूँ मैं। और याद करना भी नहीं है, रट्टा मारना है, ओ सॉरी समझ के करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बता दे, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AEOF इज अ साइक्लिक। साइक्लिक क्यों है वो आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि उधर पे ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। यहाँ पे बोले देखो दोनों एंगल 90 है, तो दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल 180 है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, इतना आपको मालूम रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ठीक है, कैसे हो जाएगा रुको मैं बताता हूँ। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, अगर कोई भी एक आर्क है और उसी आर्क में दो एंगल इंस्क्राइब हो रहे हैं तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। देखो यहाँ पे ये हम लोगों का सर्कल है, यहाँ पे अगर EFO को देखे हम लोग, ठीक है, OFE को देखे, OFE, और हम लोग देखे OAE को, तो OFE और OAE दोनों लोग एक ही आर्क में इंस्क्राइब हो रहे हैं। ठीक है, इसी सर्कल में, तो दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। और साथ ही जो OFD होगा वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, एंगल OBD बोलो या DBO बोलो, और एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ठीक है,
इतना कर लो। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ACD और DAC को दोनों में हम लोग लगाएंगे सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग दो एंगल को 180 डिग्री बताएंगे। देखो कैसे, तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल ACD में लगाते हैं। देखो इन ट्राइंगल ACD एंगल CDA प्लस एंगल DCA प्लस एंगल ACD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो CDA हम लोगों का 90 डिग्री है, पहले से ही पता है, तो ये तो 90 हो जाएगा। प्लस एंगल ACD लिखो इसको, DCA ACD एक ही है, ठीक है। ये आएगा DAC, ये आएगा DAC और लास्ट पे ये हो जाएगा CAD, इसको कर दो, ठीक है। और ये हो गया एंगल ACD इज इक्वल टू है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री वहां जाके माइनस होगा, तो हम लोगों को एंगल CAD प्लस एंगल ACD मिल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से वो माइनस हो गया, ठीक है। अब यही चीज हम लोग ये साइड भी करेंगे इन ट्रायंगल ADB। अब इसमें ADB में ये 90 डिग्री होगा, तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें एंगल DBA प्लस एंगल BAD हो जाएगा 90 डिग्री। और कैसे होगा वो बार बार बताने की जरूरत है। इसको दे दो 4 और इसको दे दो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, और साथ ही हम लोग यहाँ पे BCE में भी लगाएंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल BCE एंगल BCE में देखें तो E 90 डिग्री है, तो एंगल BCE प्लस एंगल EBC हो जाएगा 90 डिग्री। और ये हो गया नंबर 5, ठीक है। कैसे आओ बार बार बताने की जरूरत है नहीं, तो मैं क्वेश्चन को रफ कर सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़ी, तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। तो गाइस फोर्थ वाले की कोई खास जरूरत है नहीं, उसको रफ भी कर सकते हो। तो थर्ड और फिफ्थ से हमें जरूरत है। तो फ्रॉम थर्ड और फिफ्थ को देखे तो दोनों 90 डिग्री है, तो ये साइड भी इक्वल होगा। तो देखो एंगल CAD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCE, थर्ड और फिफ्थ को ले रहे हैं, प्लस एंगल EBC। अब इसमें ध्यान से देखो, CAD यहाँ है और ACD यहाँ है। अगर हम लोग ध्यान से ACD को देखें और BCE को देखें, तो वो एंगल यही आ रहा है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे E तक जा रहा है, यहाँ पे B तक जा रहा है, बट एंगल तो वही है ना। मतलब जो हम लोगों का ACD है और जो BCE है वो दोनों इक्वल है, तो वो दोनों कट गया। देयरफॉर हमें एंगल CAD इक्वल मिल गया एंगल EBC के। इसको दे दो नंबर 6, ठीक है। अभी ये एंगल हम लोगों को इक्वल मिल गया, मतलब क्या है, CAD और EBC ये दोनों एंगल इक्वल मिल गया, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक और एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे, और उसके बाद हम लोगों का प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों का O क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ और आगे यहाँ पे कराता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट वाले को रिवाइज करें तो OFE इक्वल हुआ था OAE के, OFE इक्वल हुआ था OAE के, OFD इक्वल हुआ था OBD के, OFD OBD, और फिर पांचवा हम लोगों ने प्रूव किया कि CAD इक्वल है EBC के, ठीक है। मतलब ये वाला CAD प्लस ACD इक्वल है इसके, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से पहले, दूसरे और तीसरे को देखें तो उसमें OFE और OFD हम लोगों को इक्वल मिलेगा। मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, मतलब FC क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, 2 and 6 हमें मिला है एंगल OFE इज इक्वल टू एंगल OFD, ठीक है। देयरफॉर सेगमेंट FC बाइसेक्ट्स एंगल DFE, ठीक है। DFE इसको बोल सकते हो या EFD बोल सकते हो, ठीक है। और अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, और हम लोगों का ये वाला दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट आया है, तो यहाँ पे हम लोग को और भी एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना होगा। ये तो एक हो गया, ठीक है। और हम लोगों ने इसको बताया, इसको भी बताया, तो इसमें और कौन बचता है, देखो इसमें जो हम लोगों का OE है, OE बाइसेक्ट कर रहा है FED को, और जो OD है वो बाइसेक्ट कर रहा है EDF को, ठीक है। वो दोनों भी लिखेंगे। सिमिलरली करके लिखो, सिमिलरली सेगमेंट OE बाइसेक्ट्स एंगल FED, ठीक है। इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आएगा, वरना इतना जल्दी वो आने वाला नहीं है। एक बहुत ही ज्यादा हार्ड सा है, मैंने भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, उसके बाद ये मेरे को आया था। एंड सेगमेंट OE हो गया और OD हो गया, ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और OD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, OD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल EDF को। तो इसमें हम लोगों को 3 एंगल बाइसेक्टर्स मिल गए, FC, CD और OE। इसको बड़े में लिखो,
FC, ठीक है। FC को FO भी बोल सकते हो, OD भी बोल सकते हो, OE भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे OF, OE और OD, ये OFED, तो ये तीनों क्या है, तीनों बाइसेक्टर है, FO भी, OE भी और OD भी। और तीनों बाइसेक्टर कहाँ पे जुड़ रहे हैं, पॉइंट O पे। तो पॉइंट O हम लोगों का क्या हो जाएगा, इन सेंटर, ठीक है। देयरफॉर पॉइंट O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, या फिर कौन सा ट्रायंगल इसमें बोला है, DEF। तो DEF लिखो, ज्यादा बेटर, बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और देखो कई सारे बच्चे लोगों ने DEF के बारे में पूछा भी होगा कमेंट बॉक्स में, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका रहूंगा, कि सर हम लोगों को पता कैसे चलेगा, कॉन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन में ही बोला है कि DEF का बाइसेक्टर है, DEF तो कॉन्स्ट्रक्ट करो, DEF, समझ गए ना। तो DEF को कॉन्स्ट्रक्ट करो, और फिर कॉन्स्ट्रक्शन के बाद सबसे पहले हम लोगों को इक्वल बताना है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क वाले को, दोनों को। और फिर ट्रायंगल ACD में हम लोगों को 90 डिग्री ढूंढना है दो एंगल का। और फिर ADB में, ADB जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था। और BCE में 90 डिग्री बताना है। फिर आपको ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट मिलेंगे, मतलब एक लाइन बाइसेक्टर। फिर दो एंगल और यहाँ पे कॉन्ग्रेंट मिले थे, उसका भी बाइसेक्टर, दो एंगल और उसका भी बाइसेक्टर। तो तीन तीन बाइसेक्टर जब एक पॉइंट पे जुड़ते हैं तो वो पॉइंट हो जाता है इन सेंटर, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए। तो गाइस इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सेट 3 खत्म हुआ, और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी इस प्रॉब्लम सेट को कराने में। इवन 2 दिन लग गए, क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो गया, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने 2 दिन में वीडियो को अपलोड किया, बिकॉज बच्चे इतना ज्यादा एक दिन में नहीं झेल पाते। 25-25 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो एक दिन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने 16 क्वेश्चन एक दिन, 10 क्वेश्चन एक दिन, 15 एक दिन, 10 एक दिन, ठीक है, इस तरीके से कराया। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। और जिसको भी चौथा 5वां चैप्टर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में डाल दो। वैसे भी 1 महीने के अंदर पूरा खत्म हो रहा है, थोड़ा सा वेट ही कर लेना। बाकी जो स्पेशल लोग हैं, मतलब खास जो बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दीजिए, और पहला दूसरा तो हो ही गया सर, आपने जो नोटबुक कराया था उसी से हो गया था। तो गाइस अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए द गुड द बाय।